राज्य में फॉरेस्ट फायर को लेकर आज मॉक ड्रिल होगी। आपको बता देते हैं कि एनडीएमए के नेतृत्व में 6 जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है और अल्मोड़ा है, चंपावत है, इसमें पौड़ी है, इसमें टिहरी के साथ उत्तरकाशी और देहरादून में भी मॉक ड्रिल इस समय चल रही है। सेज कंट्रोल रूम से जानकारी ली जा रही है। सीएम धामी खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हुए हैं और मॉक ड्रिल की जानकारी ले रहे हैं। सुनील प्रभात और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील प्रभात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई जानकारी ले रहे हैं क्योंकि आज 6 जिले हैं, वहां पर मॉक ड्रिल चल रहा है। 14 फरवरी वो एक तरह से शुरू हो चुका है और आप देखेंगे कि हर साल उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। बायोडायवर्सिटी प्रभावित होती है, तमाम तरह के नुकसान से पिछले साल आपने देखा कि 6 से अधिक लोग भी इसकी चपेट में आ गए थे। तो इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऑफिसर शामिल हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो अपनी प्रशासनिक बॉडी है, चाहे उसमें एसडीआरएफ कहें, एनडीआरएफ कहें या फिर आईटीबीपी के ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं। प्रमुख सचिव वन और फॉरेस्ट के तमाम जो आला अफसर हैं वो इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं। पूरे प्रदेश भर में 6 जिलों में जो हाईली सेंसिटिव है फॉरेस्ट फायर के लिए, उन जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि एक तैयारियों को परखा जाए कि अगर आग लगती है तो किस तरह से जो अलाइन डिपार्टमेंट है वो कैसे अपने आप में कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ और किस तरह से क्विक रिस्पांस वहां पर मिले कि आग पर काबू पाया जा सके। तो उसका एक ट्रेनिंग, एक मॉक ड्रिल यहाँ पर हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्टेट कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं और यहाँ से जो 6 के 6 जिले हैं, 16 स्थानों पे एक तरह से एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि वहां पर आग लगी है, तत्काल आग को बुझाया जाए। तो उसका लाइव प्रसारण मुख्यमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। वो पूरे हालात की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट फायर से निपटने की हमारी तैयारियां हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। और ये आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी में फॉरेस्ट फायर पर मॉक ड्रिल जो की गई है उस पर सालजोकाड़ी और एनआईएम बैंड के साथ ही NH-34 गंगोरी वन क्षेत्र में आग की सूचना मिली थी। सूचना पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। फायर सीजन से पहले वन विभाग अपनी तैयारियां परख रहा है। उधर अल्मोड़ा में भी फायर सीजन को लेकर इस समय फॉरेस्ट फायर का मॉक ड्रिल चल रहा है। वन विभाग ने फायर सीजन से पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए जो मॉक ड्रिल इस समय 6 क्षेत्रों में चला रखा है, उस पर आपको बता रहे हैं कि जंगल में आग की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गर्मियों के दिनों में पहाड़ के जंगलों में आग लग जाती है, इससे वन संपदा को भारी नुकसान होता है। लेकिन इस बार इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं और पहले से ही उन तैयारियों को परखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है। अल्मोड़ा में आगामी फायर सीजन को लेकर जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। यहाँ पर आपदा की टीम के अलावा वन विभाग, आईटीबीपी, एसएसबी और एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर उतारा है कि किस तरह से अगर जंगलों में आग लगती है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। उसके साथ अगर कोई घटना होती है तो एम्बुलेंस भी तैयार की गई है कि किस तरह से घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि अल्मोड़ा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में से पिछली बार रहा है। 11 लोगों की जान इस फायर से गई थी। तो इस बार सरकार जो है चाहती है कि पहले से ही सारी तैयारियां दुरुस्त की जाए। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज हुआ है। उमेश कुमार पर सोशल मीडिया के जरिए एसएसपी को धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप है कि 29 जनवरी को लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी गई है। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। मनोज जुआल से लेते हैं और जानकारी। मनोज जुआल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्या पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? मामला दोनों विधायकों में विवाद से जुड़ा हुआ था और उस टाइम जो विधायक, वर्तमान विधायक है उमेश कुमार ने एक लाइव वीडियो किया था जिसमें एसएसपी हरिद्वार को धमकी भरे लिहाजे में उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। उसको लेकर जो पुलिस ने अब उनके खिलाफ केस दर्ज किया है सिविल लाइन कोतवाली में। जो एसपी देहात हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो वीडियो है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर
उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। फिलहाल फरार बताया जा रहा है आरोपी पति। ये मामला कटोराताल क्षेत्र का है। जो महिला थी उसको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां हॉस्पिटल ले जाते समय डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। आरोपी सर इसमें जी आरोपी का क्या हुआ? देखिए, जो बेटा था उसने वो भी एफआईआर दी है, उस पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला सामने आ रहा है? देखिए, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, उससे पूछताछ नहीं जाती है। इस संबंध में कुछ भी कहना संभव। विकासनगर में ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार है। हादसा सुबह विकासनगर के मटक माजरी क्षेत्र में हुआ। बढ़ते हैं आगे। देहरादून की खबर जानिए, जहां पर नेशनल गेम्स के तहत आज 4 इवेंट होने जा रहे हैं। आपको बताएं कि आज जूडो, नेटबॉल, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस का फाइनल मैच होना है। राष्ट्रीय खेलों का आज आखिरी दिन है और शुक्रवार को हल्द्वानी के स्टेडियम में नेशनल गेम्स का समापन समारोह होना है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उत्तराखंड के लिए नेशनल गेम्स 2025 एक ऐतिहासिक साबित हो रहा है। प्रदेश ने 22 गोल्ड मेडल के साथ 7वां स्थान हासिल किया है। इस पर आपको बताएं। नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीते, जबकि 1000 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं अनु कुमार ने भी 2 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये दोनों एथलीट साधारण परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मेरा जो फर्स्ट इवेंट था 10,000 मीटर, वो मेरा अपना इवेंट नहीं है, लेकिन उसमें मेरा सिल्वर मेडल पड़ा, तो उसमें भी मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है। तो मुझे खुशी है कि मेरा 3 मेडल फिनिशिंग उठाऊंगी, थोड़ा मेडल इंडिया उत्तराखंड के लिए दूंगी गोल्ड मेडल। तो ये मेरे मन में था कि लास्ट में मैं करूंगी। एक 4x4 रिले और एक 800 मीटर में सिल्वर मेडल, जिसमें 800 में मेरा पर्सनल मेन इवेंट है और 4x4 मेरा साइड इवेंट था, तो सिल्वर दोनों में सिल्वर था। अच्छा, तो गोल्ड से कहाँ चुके हैं? गोल्ड से बस थोड़ा मिस्टेक हुई रेस में, बहुत ज्यादा थोड़ा क्या बहुत हुए, जो कि मैं पहले तो छोड़ के चल रहा था और फिर टाइम मुझे बहुत क्यूब नहीं मिला और बहुत ब्लॉक भी हुआ। खेल में प्रदेश के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशेष प्रमुख खेल अमित सिन्हा का कहना है कि प्रदेश में खेल सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा है। उत्तराखंड को जो खेल प्रदेश बनाना है उसकी वो शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अवस्थापनाएं आ गई हैं, इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट आ गए हैं, इनको साथ मिलाकर हम अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा ओलंपिक के लिए हम मेडलिस्ट ही तैयार नहीं करेंगे, तो तमाम हमारे उत्तराखंड से लोग मेडलिस्ट बन के जाएंगे। उत्तराखंड के ये युवा खिलाड़ी राज्य का भविष्य हैं और सरकार इन्हें हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सुविधाओं और अवसरों के जरिए प्रदेश को खेलों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर हल्द्वानी से, जहां पर 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होगा, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए, इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बुधवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ हल्द्वानी में बैठक भी की है और अधिकारियों को सही समय पर व्यवस्था को पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
पारंपरिक जो है हमारा एक खेल है, ये भी हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। तो सारे कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरे अच्छे प्रबंधन के साथ में और अब तक के सफरनामे के साथ में, अचीवमेंट के साथ में और हमारी संस्कृति के साथ में जो है सबके लिए जो है वहाँ पे एक वृहद रूप में हम सबको देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक रहेगा। जिम्नास्टिक में चीन, जापान और अमेरिका के खिलाड़ी नंबर 1 हैं, लेकिन जब देश ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाता तो सवाल उठता है कि कैसे इन देशों के साथ आमना सामना होगा। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन और धीरज की बेहद जरूरत होती है। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक इवेंट में देश के करीब 300 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक मंच तक पहुंचना है। मेन चीज है कल्चर, कि जैसे जैसे सब लोग करने लगेंगे, सबको देख देख के बढ़ता है, तो उनके वहाँ पे सब करते एकदम अच्छे से, फैसिलिटीज ज्यादा है, कोचेज एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो फिर उस हिसाब से जब हमारे यहाँ पे भी ज्यादा लोग करने लगेंगे, ज्यादा लोग को नॉलेज होगा। जहां दूसरे देशों में जिम्नास्टिक को मदर ऑफ गेम्स माना जाता है, वहीं यहां इसको उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाती, जबकि चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों में सबसे पहले जिम्नास्टिक ही सिखाई जाती है, जिससे उनके खिलाड़ी ओलंपिक जैसे खेलों में ज्यादा मेडल हासिल कर पाते हैं। इन देशों में क्या है, पहले जिम्नास्टिक ही पहले बेस कराया जाता है, हर स्कूल में जिम्नास्टिक है। वहाँ जैसा एक सब्जेक्ट हमारा साइंस, आर्ट और एक सब्जेक्ट होते हैं, उसी सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर एक जिम्नास्टिक सब्जेक्ट है स्कूल का, यानी कि बेस स्कूल जो नर्सरी स्कूल है वहाँ जिम्नास्टिक कराई जाती है और जिम्नास्टिक वहाँ फैक्ट्री में कराई जाती है, क्योंकि जिम्नास्टिक के बाद ही और अन्य गेम होते हैं। ये गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर रहने वाले देशों की तरह देश में भी जिम्नास्टिक को बचपन से ही खेल के साथ शारीरिक शिक्षा को रेगुलर करने की जरूरत है, तभी खिलाड़ी को भी हर प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गुलाबी कांठा इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। यहाँ के खूबसूरत बुग्याल में पर्यटक पहुंच रहे हैं और गुलाबी कांठा ट्रैक पर आकर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। पर्यटक स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। गुलाबी कांठा यमुनोत्री धाम के पास है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर नैनीताल में अब नए पर्यटन सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए कारोबारी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखिए, यानी आने वाले सीजन में कारोबारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि कुंभ के बाद कैंची धाम और नैनीताल में यहां पर भक्त पहुंचेंगे। हालांकि इन उम्मीदों के साथ पर्यटन कारोबारियों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि ट्रैफिक जैम और पार्किंग की समस्या से कैसे निपटा जाएगा। सड़कों को जाम मुक्त रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, खास तौर पर नैनीताल में। केदारनाथ धाम में दर्शन से पहले हेलीकॉप्टर की टिकटों की मारामारी होती है, तो हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें आम होती हैं। हालांकि इस बार सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और प्रशासन सिस्टम ठीक करने की बात कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। छब्बीस फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित होगी, तो इसके साथ रजिस्ट्रेशन और हेली बुकिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के नाम पर टिकटों की मनमानी कीमत वसूलने और ब्लैक में बढ़ी कीमत पर टिकट बेचने की शिकायतें आम है। कई बार 3000 से 5000 का टिकट ब्लैक में 5 गुना ज्यादा कीमत पर मिलता है। हेली कंपनी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती, तो कम हेलीकॉप्टर और ज्यादा यात्री होने का गलत फायदा उठाया जाता है। साल 2024 में केदारनाथ में करीब 16,50,000 यात्री आए, जिनमें करीब 1.5 लाख यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आए। 2024 में 9 हेली कंपनियों का 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और रोजाना 50 से 60 से बार हेली अप डाउन करते हैं। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की बात पर प्रशासन और विभाग मॉनिटरिंग की बात कर रहा है।
जो शिकायतें हमारे पास आती है, हम लोग रैंडमली भी कॉल करते हैं जो लोग वहाँ से यात्रा करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरह से उनकी बुकिंग हुई और क्या पेमेंट्स हुए, और आगे जो हमारी यात्रा आने वाली है उसमें भी हम लोग अपनी मॉनिटरिंग और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा हो। जैसे सपोज करिए कि 10 यात्री नहीं आए तो वो 10 टिकटें फ्री हो जाती हैं। हो सकता है कि उसमें हेली कंपनियां कुछ करती हों, लेकिन इस बार उसको भी इंश्योर किया जा रहा है कि एक सर्टेन काउंटर भी हम बनाएंगे जिसमें हमारा एक खुद गवर्नमेंट का ऑफिशियल तैनात होगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमारे इतने यात्री नॉट टर्न अप हुए हैं। तब प्रेफरेंस वाइज हम लोग जो अधिक एज के लोग होंगे, बच्चे होंगे, हमारी एक्सपेक्टिंग मदर्स होंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, उनको प्राथमिकता देकर सेम पैसे पर हम भेजने की व्यवस्था करेंगे। चारधाम में दर्शन और हेली टिकट की सबसे ज्यादा मारामारी केदारनाथ में होती है। ऐसे में इस बार अफसर की तैनाती नियम मॉनिटरिंग की बात अभी से हो रही है। अब सीजन शुरू होने पर ही पता चलेगा कि हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कितनी रुक पाती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से खबर है, जहां पर रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार की खबरें आ रही हैं। शिकारियों के सक्रिय होने की जानकारी है। कॉर्बेट प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बाघों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए कॉर्बेट ने गश्त बढ़ा दी है। गश्त के लिए हाथियों की मदद ली जा रही है। कैमरे और ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। बाघ इससे महफूज रह सकेंगे। कुछ क्षेत्रों में टाइगर पोचिंग और जो टाइगर पोचर्स हैं उनके मूवमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। उसी जानकारी के बेसिस पर भारत सरकार द्वारा भी जानकारी शेयर की गई है और उस जानकारी के बेसिस पर हमने जो पूरा प्रदेश है और स्पेशली जो टाइगर बियरिंग एरियाज जो हैं उनमें एक अलर्ट हमने कर दिया है, ताकि हमारा जो मॉनिटरिंग है, हमारा जो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज हैं उनको और ज्यादा अच्छे से मॉनिटर किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर रतूड़ी सेरा के पास में भूस्खलन ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, जो यात्री, स्थानीय लोग और छात्रों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बार बार हाईवे को बंद कर पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में कॉलेज जाने वाले छात्रों, ग्रामीणों और यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। बीआरओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाईवे के ट्रीटमेंट का काम रात के समय होना चाहिए, ताकि लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े। और हम पेपर भी हुए थे, बीच में पेपरों में बहुत लेट में गए और अभी भी हम आधा घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और यहाँ पे तो बाइकों के लिए रास्ता है, लेकिन कार के लिए रास्ता नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम जब भी सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो हमारा वर्किंग टाइम है और स्टडी के टाइम है, उस पर हमें हमेशा डिले हो जाता है। हमारी कई बार क्लासेस भी मिस हो जाती है और फिर आज हमारा प्रैक्टिकल था तो सुबह भी हमें लेट हो गया। उत्तराखंड में अब सीएनजी सस्ती हो जाएगी। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में सीएनजी पर लगने वाले टैक्स की दर कम करने पर फैसला हुआ। साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों की पेंशन में करीब 20,000 हर महीने की बढ़ोतरी का भी फैसला लिया। रिपोर्ट देखिए। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले पुष्कर धामी मंत्रिमंडल ने बुधवार को मीटिंग की, जिसमें 32 प्रस्ताव आए। मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सीएनजी पर वेट की दर 20% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा फायदा सीएनजी गाड़ी मालिकों को मिलेगा। सीएनजी अब पहले से सस्ती हो जाएगी। पूर्व विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी तक 40,000 हर महीने मिलती है, जो बढ़कर 60,000 हो जाएगी। इसके अलावा टेलीफोन और दूसरे बस्ते भी बढ़कर मिलेंगे। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए 22 संवेदनशील डिवीजनों में बनी वन अग्नि सुरक्षा समितियों को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने पिछले साल के 89,000 करोड़ के मुकाबले आने वाले वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए अप्रैल से जून तक पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को मंजूरी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रोड सेफ्टी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तमाम विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। पॉलिसी का मकसद प्रदेश में रोड एक्सीडेंट की हर दर को कम करना है।
देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी। विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत की है, तो निश्चित रूप से जो बजट का साइज है, जो बजट प्रस्तुत होने वाला है, उसके ऊपर भी माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई है। और वैसे तो अन्य बिंदु बहुत प्रमुख थे, चूंकि मैं वित्त मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूं कि हमारा जो बजट का साइज है वो इस माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में पारित हुआ है। कैबिनेट में भू कानून संशोधन प्रस्ताव आने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भू कानून संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभा की रिपोर्ट।